हाय एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी 2020 के एग्जामिनेशन में जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे मैं बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक अवेलेबल है। आप चाहें तो वहाँ से जो फर्स्ट यूनिट से लेकर फिफ्थ यूनिट और सिक्स यूनिट तक का जो पढ़ाया गया है या फिर जो यूनिट्स है आपको पढ़ने हैं उसका कंप्लीट थ्योरी वहाँ पर पोर्शन अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड करके वहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। सब कुछ वहाँ पर हैंड रिटन फॉर्म में है, तो आप वहाँ पर लिंक पर जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, नोट्स करके वहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं उनका आंसर। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ पेट्रोलियम बेस ऑयल इज, पेट्रोलियम बेस ऑयल का जो एडवांटेज होता है वो क्या होता है? ऑप्शन बोल रहा है गुड लुब्रिकेशन, गुड रस्ट, प्रिवेंटिव, बोथ ए एंड बी, एंड डी है नन ऑफ एबव। तो जो पेट्रोलियम बेस ऑयल होता है उसका लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी भी काफ़ी अच्छा होता है और रस्ट को प्रिवेंट करने का भी कैपेसिटी या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, वो दोनों काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। हॉज रेइंफोर्समेंट इज मेड ऑफ, जो हॉज पाइप जो हम लोग पढ़े थे उसका जो रेइंफोर्समेंट होता है वो किन किन मटेरियल से बन सकता है, वो ये पूछना चाह रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉटन है, सेकंड नाइलॉन है, थर्ड सिंथेटिक है, एंड डी है जो है ऑल ऑफ एबव है। तो यहाँ पर जो भी मटेरियल दिया है वो नाइलॉन का भी होता है, सिंथेटिक का भी होता है और कॉटन हॉज भी पाया जाता है, कॉटन का भी हॉज बनता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। कलर ऑफ आउटर लेयर ऑफ हॉज इज, जो हॉज पाइप जो हम लोग देखते हैं या जो यूज़ करते हैं उसका जो आउटर लेयर होता है वो कौन से कलर का होता है? तो एक्चुअल में जो हॉज पाइप का आउटर लेयर का कलर होता है, जब आप डिटेल पढ़ोगे तो डिटेल में आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर रेड कलर का होता है। वैसे जो हम लोग हॉज पाइप देखते हैं वो जनरली आपको ब्लैक दिखता होगा, बट अंदर का मटेरियल जो आउटर लेयर का होता है वो हम लोग रेड, आप लोग डिटेल अगर बुक में पढ़ोगे तो वो रेड कलर का दिखता है। और अगर इनर लेयर आप देखोगे, इनर लेयर की बात करोगे तो इनर लेयर जो होता है वो येलो कलर का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रेड कलर का जो होता है हॉज पाइप का आउटर लेयर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर आपको ब्लैक में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे तो इनर लेयर जो होता है वो येलो कलर का होता है, जो डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है फ्लूइड के, लिक्विड के, और आउटर लेयर जो होता है वो आउटर सरफेस का होता है जो ब्लैक, जो रेड कलर का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सिंबल यूज्ड इन हाइड्रोलिक सर्किट फॉर फिल्टर, फिल्टर के लिए जो हाइड्रोलिक सर्किट का सिंबल यूज़ करते हैं वो क्या होता है? वैसे मैंने बताया था जब सर्किट वहाँ पढ़ाया जा रहा था तो आपको सिंबल ड्रॉ करके दिखाया गया था, ऐसे करके वहाँ पर रोम्बस टाइप का होता है, ऐसे बना हुआ होता है, ऐसे होता है, वर्टिकल होता है, और यहाँ पर बीच में डैश 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 होता है। तो ये एक्चुअल में फिल्टर है। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो है फर्स्ट ऑप्शन अबाउट अबाउट सेम है, यहाँ पर जो डैश डैश की जगह ऐसे जो राउंड राउंड दे दिया है बट वो एक्चुअल में डैश डैश होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक्चुअल में ये होना ऐसा चाहिए था बट यहाँ पर थोड़ा सा अंदर में मिस्टेक कर दिया है, बट जो मैच कर रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है, बिकॉज ये तो डायरेक्टली चेंज हो जा रहा है और ये तो अलग ही है और ये सर्कल बना दिया, ये भी रॉन्ग ही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सोर्स ऑफ हीट इन हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम में हीट का सोर्स क्या क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। तो पंप की वजह से हो सकता है, तो ठीक है, वहाँ पर मूविंग पार्ट है तो हो सकता है कि वहाँ पर मूवमेंट की वजह से थोड़ा सा हीट जनरेट हो जाए। फ्रिक्शन की वजह से भी होगा, जहाँ जहाँ फ्रिक्शन का एलिमेंट होगा, चाहे वो वाल्व में हो रहा हो, चाहे वो पंप में हो रहा हो, या फ्लूइड के फ्लो होने की वजह से हो रहा हो, तो उसमें भी वहाँ पर हीट जनरेट होता है। वाइल के विस्कोसिटी की वजह से भी आपको हीट जनरेट होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर जो रीज़न है वो हीट के जनरेशन का रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। मटेरियल, द मटेरियल वाइडली यूज्ड फॉर पाइप इन हाइड्रोलिक सिस्टम इज, जो हाइड्रोलिक सिस्टम में हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं पाइप, उसका मटेरियल कौन सा होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ज़्यादातर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो स्टील का होता है। वैसे कॉपर का भी आप बना सकते हैं बट कॉपर में थोड़ा सा वहाँ पर चांसेस होता है कोई ऐसा फ्लूइड वहाँ पर यूज़ हो जाए, लिक्विड यूज़ हो जाए जहाँ पर ऑक्सीडेशन होने का चांसेस होता है। तो अगर वाइडली बोल रहा है कि मतलब ज़्यादातर कौन यूज़ करते हैं, तो स्टील ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एक्यूमुलेटर यूज्ड इन गैस चार्ज एक्यूमुलेटर इज, जो गैस चार्ज एक्यूमुलेटर है वहाँ पर जो एक्यूमुलेटर यूज़ करते हैं वो कौन सा एक्यूमुलेटर होता है? तो गैस चार्ज एक्यूमुलेटर कहने का मतलब है जहाँ पर गैस के वजह से हम लोग वहाँ पर एक्यूमुलेटर का जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म करते हैं। वैसे हमने वहाँ पर देखा था एक पिस्टन का मूवमेंट की वजह से हो रहा है,
एक ब्लैडर लगा कर दिया है, तो जहाँ पर गैस की वजह से हो रहा है, मतलब एक पोर्शन में गैस है और दूसरे पोर्शन में जो लिक्विड है, जो पाइप में फ्लो हो रहा है वो है, तो दोनों को मिलाकर जो होता है वो गैस चार्ज एक्यूमुलेटर होता है। तो यहाँ पर लिक्विड भी है और गैस भी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोन्यूमेटिक है। तो एक्यूमुलेटर यूज्ड इन गैस चार्ज एक्यूमुलेटर इज हाइड्रोन्यूमेटिक एक्यूमुलेटर होता है वो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हीट जनरेटेड इन हाइड्रोलिक सिस्टम कैन बी अब्जॉर्ब्ड बाई, जो हाइड्रोलिक सिस्टम में हीट जनरेट होता है उसको कौन अब्जॉर्ब कर सकता है? तो हीट जो जनरेट होता है अब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग कूलिंग सिस्टम वहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर वही दिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कूलिंग। कूलिंग की वजह से वहाँ पर काम हो सकता है अपना, जो हीट जनरेट हो रहा है, कूलिंग। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बैलेंस्ड वेन पम्प्स आर डिजाइंड टू हैव, जो बैलेंस्ड वेन पम्प है वो डिज़ाइन होता है किसके लिए होता है? फिक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है, बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है, या फिर नन ऑफ एबव के लिए होता है, मतलब इनमें से कोई भी नहीं है। तो जो बैलेंस्ड जब भी बोलेगा मतलब वहाँ पर बैलेंस्ड है, जो मूवमेंट हो रहा है वो बैलेंस फॉर्म में हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग को हमेशा फिक्स डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और वही अनबैलेंस्ड अगर पूछता तो वहाँ पर फिक्स भी मिल सकता है और वेरिएबल भी मिल सकता है, बट यहाँ पर बैलेंस पूछा है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पंप्स सेव्स मोर पावर, इसमें से कौन सा पंप है जो सेव कर रहा है, ज़्यादा पावर सेव करता है? तो सिंगल पंप हो गया, डबल पंप हो गया, बोथ ए एंड बी हो गया, एंड नन ऑफ एबव हो गया। वैसे हमने सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप देखा था, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप देखा था, तो उसी से रिगार्डिंग है। तो जहाँ पर डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में हमने देखा था वहाँ पर ज़्यादा हमें पावर मिलता है, या ज़्यादा पावर हम लोग सेव कर पाते हैं, जो हम लोग पावर दे रहे हैं पंप को वहाँ पर ज़्यादा हमें आउटपुट मिल पाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो डबल पंप है वहाँ से हम लोग ज़्यादा पावर सेव करते हैं, आउटपुट पे हमें ज़्यादा मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कैम रिंग ऑफ अनबैलेंस्ड वेन पंप इज, जो वेन अनबैलेंस्ड वेन पंप है उसका कैम रिंग जो होता है वो किस शेप का होता है? सर्कुलर होता है, एलिप्टिकल होता है, बोथ ए एंड बी होता है, या नन ऑफ एबव होता है? तो जो वेन पंप है वो चाहे बैलेंस हो या अनबैलेंस हो, जो बाहर का केसिंग होता है उसी को, केसिंग के अंदर यहाँ पर जो इनर पोर्शन होता है उसी को कैम रिंग बोलते हैं। तो ये हमेशा सर्कुलर पोर्शन ही होता है, राउंड ही रहेगा, कहीं भी ऑप्शन में राउंड दे सकता है या सर्कुलर बोल सकता है। तो चाहे वो बैलेंस रहे या अनबैलेंस रहे, आपको ऑप्शन नंबर ए मतलब सर्कुलर ही मानना है, वो सर्कुलर ही होता है, वो एलिप्टिकल कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एसेसरी इन हाइड्रोलिक पावर यूनिट, जो हाइड्रोलिक पावर यूनिट में है कौन इनमें से एसेसरीज है? तो यहाँ पर कौन एसेसरीज है आप देख लीजिए, पंप, वाल्व, मोटर, रिजर्वायर। तो इनमें से ये सब चीज़ तो कंपलसरी वाला हो गया, मतलब इसके बिना तो काम ही नहीं होगा। यहाँ पर रिजर्वायर जो है, रिजर्वायर को हम लोग बोलते हैं कि वो एक तरह का एसेसरी है, मतलब जिसमें हम लोग फ्लूइड को टैंक करके रखे रहते हैं, फ्लूइड को स्टोर करके रखे रहते हैं, जो टैंक हो गया उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एक तरह का एसेसरीज है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज ये सब एसेंशियल कंपोनेंट है, ये सब इसके बिना काम नहीं हो पाएगा। बट रिजर्वायर को हम लोग बोलते हैं कि वो एसेसरीज वाला है, पोर्शन है, उसमें सिर्फ हम लोग स्टोरेज के लिए वो काम कर रहे हैं, स्टोरेज के लिए काम कर रहे हैं। अब पंप ये सब क्या हो गया, वाल्व हो गया, मोटर हो गया, ये सब मूवमेंट वाला है, यहाँ से हम लोग को मूवमेंट मिलता है, तो ये तो होना ही होना चाहिए उसमें, जो हाइड्रोलिक सर्किट है। उसके नंबर क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। न्यूमेटिक सिस्टम यूजुअली डू नॉट एक्सीड, जो न्यूमेटिक सिस्टम है उसका प्रेशर के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। 1 HP से ज़्यादा, 1 हॉर्स पावर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 हॉर्स पावर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 हॉर्स पावर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 4 हॉर्स पावर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वैसे कहीं कहीं ऑप्शन में कहीं कहीं आपको ज़्यादातर आपको 1 हॉर्स पावर मिलेगा, कहीं कहीं आपको 2 और 3 भी दे देता है, बट यहाँ पर बेस्ट आंसर इनमें से सेलेक्ट करना है तो हम लोग 1 हॉर्स पावर सेलेक्ट कर लेंगे। 1 हॉर्स पावर से ज़्यादा वो एक्सीड नहीं देता है पावर। वैसे कहीं कहीं किसी किसी साइट पर आपको या बुक में मिल जाएगा 2 से 3 तक बोलता है, 2 से 3 से 2 और 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर ऑल सब ऑप्शन में है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो हम लोग 1 को ही प्रेफर कर लेंगे, 1 हॉर्स पावर जहाँ पर ज़्यादा बेटर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट कॉमन हाइड्रोलिक फ्लूइड एज, जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है उसमें से सबसे कॉमन कौन है? मिनरल ऑयल है, सिंथेटिक फ्लूइड है, वाटर है, जेल है? तो यहाँ पर इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है हमें, तो बेस्ट आंसर इसका जो होगा वो मिनरल ऑयल है। कहीं कहीं वाटर भी दे दिया है, बट वाटर से ज़्यादा बेटर जो होगा वो मिनरल ऑयल होता है, बिकॉज वहाँ पर क्रोजन होने का चांसेस नहीं होता है और वो सुटेबल होता है हर एक मटेरियल के लिए। तो मिनरल ऑयल यहाँ पर राइट आंसर होगा। मिनरल ऑयल जो होता है मोस्ट कॉमन हाइड्रोलिक फ्लूइड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम इज, हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रिंसिपल या कौन सा लॉ पे काम करता है? तो आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर जब बताया था तो वहाँ पर पढ़ाया था, पास्कल्स लॉ पे ये डिपेंड करता है, उस पर वर्क करता है। पास्कल्स लॉ पर ही जितना भी हाइड्रोलिक सिस्टम है वो उसी पर वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एफिशिएंसी ऑफ द गियर पंप। जो गियर पंप का प्रेशर और एफिशिएंसी में क्या रिलेशन है, तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हो जाता है। मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे क्या होता है, उसका एफिशिएंसी जो होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है। बिकॉज ज़्यादा प्रेशर पर भी अगर हम लोग वर्क करेंगे तो वहाँ पर लीकेज होने का चांसेस होने लगता है, इसलिए ज़्यादा प्रेशर पर हम लोग वर्क नहीं करते हैं, एक सर्टेन प्रेशर पर ही हम लोग काम करते हैं। बट अगर ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर बढ़ाने लगेंगे तब क्या होगा, उस गियर पंप का एफिशिएंसी डिक्रीज होने लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गियर पंप एज एफिशिएंसी डिक्रीज विथ प्रेशर, जैसे ही प्रेशर हम लोग इंक्रीज करेंगे एफिशिएंसी जो होगा उसका डिक्रीज करने लगेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रेशर बोल रहा है इसका कहने का मतलब है प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो एफिशिएंसी डिक्रीज हो रहा है। इस लाइन में भी वही है, एफिशिएंसी इंक्रीज विद प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब है प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो एफिशिएंसी डिक्रीज हो रहा है। बट राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एफिशिएंसी डिक्रीज होगा विथ प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तब। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ गियर पंप। गियर पंप का प्रिंसिपल का ऑपरेशन क्या है। तो जब भी अगर सिर्फ गियर पंप बोलेगा तो आपको समझना है कि वो एक्सटर्नल गियर का ही बात कर रहा है। बिकॉज गियर पंप में हम लोग हमेशा एक्सटर्नल गियर के बारे में ही बात करते हैं। तो एक्सटर्नल गियर के बारे में वो बात कर रहा है। तो एक्सटर्नल गियर में हमने देखा था कि एक गियर अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है और दूसरा गियर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो उस केस में दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। वही अगर क्वेश्चन में बोल देता है कि इंटरनल गियर के बारे में, मतलब अगर मेंशन करके, तब फिर वहाँ पर क्या होता कि इंटरनल गियर है तो दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है। बट अगर सिर्फ गियर पंप बोल रहा है तो हम लोग जनरली पढ़ते भी वही है, एक्सटर्नल गियर के बारे में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, स्पीड ऑफ एक्चुएटर इज अफेक्टेड बाई। जो एक्चुएटर का स्पीड है वो किससे इफेक्ट होता है। जो एक्चुएटर में जो मूवमेंट होता है या रोटेशन होता है, लीनियर एक्चुएटर हो गया तो मूवमेंट होगा लीनियर डायरेक्शन में, अगर रोटरी हो गया तो रोटरी डायरेक्शन में रोटेट करेगा वो। तो वहाँ पर किन किन बातों पर वो डिपेंड करता है। तो सबसे फर्स्ट है आपको क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ऑरिफिस, तो इस पर डिपेंड करेगा ही, बिकॉज क्रॉस सेक्शन एरिया पर ही डिपेंड करता है किस रेट से वो आ रहा है, उसका स्पीड क्या है, जो फ्लूइड आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या है, फ्लो पे भी डिपेंड करता है। पाइप डायमीटर अगर बड़ा कर देंगे तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, पाइप डायमीटर कम करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो इन सब पर वो डिपेंड करता है स्पीड ऑफ एक्चुएटर। तो ऑल ऑफ एबव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एक्चुएटर। इलेक्ट्रिक एक्चुएटर मतलब इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बात कर रहा है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक मोटर में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं और वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है या मैकेनिकल टॉर्क हमें देता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल टॉर्क। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल टॉर्क में वो कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब वही अगर यहाँ पर दे देता कि इलेक्ट्रिक एक्चुएटर ना बोलकर बोल देता हाइड्रोलिक एक्चुएटर है, तो क्या करता है वो हाइड्रोलिक एनर्जी को फिर मैकेनिकल वर्क में वो कन्वर्ट करता है। तो उसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक एक्चुएटर है तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल टॉर्क में कन्वर्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। प्रेशर ऑफ 1 बार इज इक्वल टू, जो 1 बार होता है वो उसका प्रेशर किसके बराबर होता है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन हमने देख लिया है। 20 क्वेश्चन में आप देख लीजिए आउट ऑफ कितना है। कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर से रहता है, अलग थोड़ा सा टॉपिक हटकर थोड़ा दे देता है, तो थोड़ा सा वो 20 आउट ऑफ अगर 15 16 भी आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो 15 16 के आसपास, तो आपका गुड मार्क्स है। वो थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव में इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर में खासकर बाहर से या कुछ टॉपिक काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पूछ देता है, उतना डिटेल आपको सिलेबस में पढ़ना भी नहीं है। तो फिर भी देखते हैं आप लोग कितना सॉल्व कर पाते हैं। आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा एक बार वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और पीडीएफ नोट्स अगर आपको डाउनलोड करना है, जो भी थ्योरी पोर्शन हमने पढ़ाया है उसका एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, उसके रिगार्डिंग अगर पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।